अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपको 11वीं किस्त पे खुशामदीद। आज 11वीं किस्त पे हम वो ख्यालात पे बात करेंगे जो हमें तवानाई और कुव्वत बख्शते हैं, एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव्स। और वो कौन से एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे? वो है फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, पावर ऑफ चॉइस, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो है पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। और बल्कि सबसे पहले हम कहेंगे कि आगाज ही इससे करते हैं। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट से मुराद क्या है? तो चलते हैं जनाब हम अपने मेंटोर की तरफ से, कामरान ज़ैद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज आप क्या मौजू उठा रहे हैं मेरे साथ? क्या गुफ्तगू करेंगे? याद रखिए, लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। आप मुझे तो खाली करते रहते हैं, लेकिन मैं तो आपको भी खाली करने के इरादे से बैठा हूँ। यस सर, एक ख्याल जो है ना, इसमें किताब पे भी जिक्र हुआ और आप आपसे भी कभी बात हुई थी कि सीक्वेंस का बहुत जिक्र करते हैं कि जी सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। और उस पर आप कहते हैं कि पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस पे आप ही जरा रोशनी डालें कि इससे मुराद क्या है और क्यों जरूरी है, तो जी, हम स्टार्ट करें। देखिए, साइंस में बहुत से पहलू हैं और एक पहलू जो है वो तरतीब से ताल्लुक रखता है कि आपके पास वो सारे अज्जा हों और वो एक खास तरतीब से रखे हों तो उसका एक असर होता है। सही और है। अगर वही अज्जा बेतरतीबी में रख दिए जाएं तो नताइज बिल्कुल उलट हो जाते हैं। तो मैं इसकी एक अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर एक के सामने, ठीक है, जी। आप 3 सिफर लगाएंगे तो कितना आपको मिलेगा? 1000। ऐसे ही है ना, जैसे आपने अभी कहा। यस। ठीक है, तो अब इसके अंदर सिफर भी है और एक भी है। जी। अब मैं अगर ये कर दूं तो अब क्या हो गया? तरतीब में थोड़ा सा हमने फर्क किया, लेकिन अज्जा तो वही है। जी। अब कितनी रकम हो गई, 100। है ना? और इसी तरह से अगर हम ये कर दें जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो अब क्या है आपके पास? 1। मतलब कि आप गौर करें कि सिर्फ तरतीब में हेर फेर जो है जी। उससे 1000 जो है वो 1 हो जाता है या 100 हो जाता है, जबकि अनासिर वही है। तो इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जिंदगी में हम 3 चीजें कर रहे होते हैं। हम सोचते भी हैं, हम महसूस भी करते हैं और हम अमल भी करते हैं। राइट। तो कुछ लोग थोड़ा सा बेतरतीबी का जब शिकार होते हैं तो वो करते पता है क्या है? वो कर जाते हैं, फिर सोचते हैं हाय ये क्या कर दिया, ठीक है, और फिर बहुत बुरा महसूस कर रहे होते हैं। तो राइट। तरतीब में क्या हुआ? अमल हुआ, फिर सोच आई, फिर कैफियत आई। तो अब अगर आप अपनी जात के अंदर बेतरतीबी लाएंगे तो आपके अमाल भी बेढंगे हो जाएंगे। तो कहते हैं ना, ढंग और बेढंगा जो है उसमें फर्क तरतीब का होता है। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो तकाजा तो ये है कि भाई कुछ भी करने से पहले सोचो, और राइट। सोचने में भी तरतीब ये होनी है कि अगर मैं ये करता हूं तो इसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका क्या नतीजा आ सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन इम्कानात को तो जानते हैं। तो कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग जो होती है वो ये है कि मेरे सामने अगर मैं ये अमल करता हूँ तो मुमकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। राइट। अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूं, अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूं, और अगर ऐसा हो, यानी कि अगर हाँ हो गई तो मुझे क्या रिस्पांस देना है, ना हो गई तो क्या रिस्पांस देना है, और अगर बात अटक गई, बंद गली में चली गई, तो फिर मुझे क्या करना है। तो अगर आप पहले से रियाजत कर लेते हैं, सोचते हैं और फिर वो कदम उठाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। और इम्कान जो है वो इस किस्म का होगा कि आप बेकाबू नहीं होंगे। अगर कोई नतीजा आ भी गया जो आपके तवक्को से हट के था, लेकिन आप क्योंकि तैयार थे तो आपका रद्द अमल जो होगा मुनासिब किस्म का होगा। और अगर आप तैयार नहीं थे तो आप शौक में आ जाएंगे। अगर आप शौक में आ गए तो ये माऊफ हो जाएगा, ये माऊफ होगा तो आपके सारे जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा।
और निगोशिएशन में भी आप पिटेंगे, और आप बातचीत के दौरान अगर इख्तलाफ को अबूर करना चाह रहे हैं उधर भी मार खाएंगे। तो तरतीब जो है वो ये है कि पहले यार सोचो और फिर देखो कि मुनासिब अमल क्या है, फिर उसके हिसाब से कैफियत तारी करो अपने अंदर, और वो कैफियत आपको अमल की तरफ गामजन करेगी। तो दिस सीक्वेंस इज दैट ऑफ चैंपियंस। और जो लोग कभी कभी क्या करते हैं, उनको वो गुस्सा आता है, ठीक है, अब गुस्सा जब आता है तो वो थप्पड़ मार देते हैं, फिर सोचते हैं कि हाय हाय ये मैंने क्या किया। तो ये भी एक तरतीब है। तो जब हम होश और हवास में रहेंगे और शऊर का इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह ने हमें अता किया है, जिसका हम 5% भी अगर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अक्सर हम लोग जज्बाती होते हैं, हम अपनी कैफियत का शिकार होते हैं और आदत के तहत चल रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यार, रास्तों में कभी कभी रोड एक्सीडेंट होता है तो दो लोग गाड़ी से उतर के जो एक दूसरे को सुना रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं किसने जान के आपकी गाड़ी को ठोका है। गलती हो गई है भाई, लेकिन गुस्सा किस बात पे आ रहा है? आदत। और वो जो आदत है वो हमने बचपने से इख्तियार की हुई है कि मेरी गाड़ी को क्यों ठोक, तुम देखते नहीं हो अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है या नहीं दी है। तो ये एक पहलू है कि तरतीब में साइंस पहलू जो है ना, जो किताब में भी था और ये जो आपने ब्रीफली तो एक आइडिया दिया, अब मैं इसको प्रैक्टिकली जो है मैं देख रहा हूँ कि एक ख्याल होता है कि सर हम अपनी जिंदगी को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो बंदे को आता है कि जी मैं बड़ा तब सोचूंगा ना जब मेरे बैंक में कुछ होगा, ठीक जी है। हाँ, जी हाँ, अब यहाँ पे इस पे हवाले से ये रॉब प्रॉक्टर इसको कहता है डू नॉट थिंक इन रिवर्स, ठीक है। हाँ जी, कि हाँ अब यहाँ पे एक ख्याल आता है कि पहले बंदे क्या, वो कहते हैं वासिफ अली वासिफ का जुमला ऐसे कि जिंदगी हालात से नहीं जिंदगी ख्यालात से बदली जाती है। जी हाँ, अब जी हाँ, ये जी हाँ, क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कहते हैं पहले हमारे हालात बेहतर हों तो फिर हमारे ख्यालात भी आ जाएं, पहले पैसे आएंगे तो मैं सेविंग शुरू करूंगा, तो हाँ सेविंग अभी जी, कहाँ से करूंगा ताकि बेहतर। तो इस पे जरा थोड़ा सा वो बताइएगा कि अगर एक बंदा मीडियोकर लेवल पे है, उसकी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही और वो समझता यही है कि जनाब जब हालात मेरे बेहतर होंगे तो फिर मेरी जिंदगी बेहतर होगी, तो बहुत सारी वो चीजें करना शुरू कर दूंगा, बैंक बैलेंस होगा तो मैं प्लान करूंगा आगे करने के लिए, पहले कैसे मैं सोच सकता हूँ, ख्याली पिलाओ कहाँ से बनाऊं। हाँ जी। और यही बेतरतीबी है, और इसको कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और कार्ट जो होता है, यानी कि जिस चीज को घोड़ा खींचता है, अगर वो सामने हो घोड़ा पीछे हो, तो आप बताएं कि वो किस तरह आगे जाएगी चीज, और घोड़े को चोट लगेगी मुंह पे। और अगर आप घोड़े को आगे कर दें और पीछे गाड़ी लगा दें तो घोड़ा उसको खींच के आगे ले जाएगा। तो ये जो बेतरतीबी है कि पहले मेरी जेब में कुछ होगा तो फिर मैं ख्वाब देखूंगा, जी। ये बिल्कुल ऐसी है कि घोड़ा पीछे गाड़ी आगे, अच्छा। जबकि आपको रिवर्स करना है। तो ख्वाब जब आप देखते हैं तो फिर आपके अंदर एक तलब पैदा होती है कि इस ख्वाब के लिए तो मेरे पास वसाइल नहीं है। अच्छा, अगर वसाइल नहीं है तो मैं वसाइल हासिल कैसे करूं? मैं वसाइल कैसे हासिल करूं? तो फिर ये एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर आइडियाज पैदा होना शुरू होते हैं। वो ख्याल एक्टिवेट, कहते हैं आपको दिमाग का स्विच ऑन करना है। अगर जी। दिमाग का स्विच ऑन करना है ताकि आइडियाज फ्लो करें, तो उस दिमाग से पूछना है हाउ। आओ। हाउ, ये ऑन स्विच है दिमाग का। और आप सिर्फ दिमाग से ये कहते हैं कि भाई हाउ कैन आई अचीव दैट गोल, शो मी द वे। और फिर अब दिमाग को आपने काम दे दिया, अब आप रिलैक्स करें। मुझसे किसी ने पूछा कामरान साहब आप बहुत काम करते हैं, जब देखें आप कभी रिपोर्ट लिख रहे हैं, कभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी। मैं कहा मैं तो कोई काम नहीं करता। कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ मजाक ना करें। मैं कहा मैं नहीं काम करता, मेरा दिमाग काम करता है। अब आप इस पर थोड़ा सा सोचें तो, आई डोंट वर्क, माई माइंड वर्क्स। अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, सबको दी है। अब इसको चलाने के लिए आपको इससे काम लेना होगा। क्यों नहीं सुपर करते सर, कंप्यूटर कुछ से बढ़ दिमाग के तो है। चल रहा होता है, हर वक्त तो चल रहा होता है दिमाग सर। अब ये वाली जो क्योंकि आप बात कर रहे हैं, हम दिमाग को नहीं चला रहे होते, दिमाग हमें चला रहा होता है। बेतरतीबी है। हम दिमाग को नहीं चला रहे होते, दिमाग हमें चला रहा होता है। जी हाँ, और दिमाग जो है वो हवा से खमसा का शिकार है। वो कुछ वाह। देखता है, वो कुछ सुनता है, वो कुछ सूंघता है, वो कुछ छूता है, वो कुछ तो चखता है। तो फिर वो ये तो इन गार्बेज इन गार्बेज आउट।
तो अगर आप दिमाग को काबू नहीं करेंगे, दिमाग आपको काबू करेगा, और जब आप दिमाग का शिकार हो जाएंगे तो दिमाग आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, स्ट्रेस में ले जाएगा, उस किस्म के हालात में जहां अपने आप को आप बेकाबू पाएंगे। और अगर आपने दिमाग पे लगाम लगा दी और दिमाग से कहा मुझे ये करना है, जैसे आप रमजान के महीने में करते हैं, नहीं खाना, नहीं पीना, गलत नहीं सुनना, सुबह फजर से पहले उठना है, सहरी करनी है, और गरीब का दर्द महसूस करना, और अच्छे ख्यालात, दुआ करना, कुरान पढ़ना, इबादत करना और नेक काम करना शऊरी तौर पे, तो ये तो हर साल अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि हम ये इस्टेब्लिश करें कि दिमाग हमारे ताबे है। हम अगर दिमाग के ताबे हुए तो दुनियादारी में पड़ जाएंगे और गायब हो जाएंगे, जबरदस्त। जाया हो जाएंगे। तो ये वो तरतीब है। और ये कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स बिफोर द कार्ट वाली कहानी। डू आई कंट्रोल माई माइंड और डज माई माइंड कंट्रोल मी? इंसान बनना है तो माइंड को कंट्रोल करना होगा, और हैवान बनना है तो माइंड का शिकार होगा। ब्यूटीफुल सर, बहुत ही जबरदस्त, वेरी एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर हम दिमाग के हवाले कर देंगे अपने आप को, पहले से नहीं सोच के रखेंगे, तो हवा से खमसा का हम शिकार हो जाएंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अब तो वो कहते हैं ना कि दिन में हम 125 दफा, कोई 150 कहता है, ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, नोटिफिकेशन हर वक्त बज रही होती हैं। तो अगर हमने पहले नहीं सोचा हुआ कि हमने क्या करना है, तो वो तो फिर हमारी सारी अटेंशन ले जाएगा। फोकस करना आजकल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये आपको एक और बात बताऊं कि अब लोग कहते हैं कि अगर मैं दिमाग को कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? तो एक साहब ने कहा मैं तो, मेरा दिमाग है, मैं मेरा दिमाग। मैं कहता है कि भाई जुदा चीजों को एक चीज मत कहो। तो एक डॉक्टर वेन डायर ने जो ख्याल पेश किया था, और हमारे दीन में भी ये है कि हम रूहानी हस्तियां हैं। मैं एक रूहानी हस्ती हूँ, उस्मान आप एक रूहानी हस्ती हैं जो एक जिस्म में इस दुनिया में जी रही है। जी, और उस जिस्म में एक दिमाग भी है ताकि आप फंक्शन कर सकें इस दुनिया में। तो जो रूहानी, हमारा रूहानी पहलू जो है वो इस दिमाग को चलाता है। तो आपकी हकीकत ये दिमाग नहीं है, ये जिस्म नहीं है। जैसे अगर आप अलमारी में मेरी शर्ट लटकी हुई देखें तो आप ये तो नहीं कहेंगे कामरान लटका हुआ है, तो ये मेरी खाल है, खाल। यस, ये मेरा। अब आप अगर अपने आप को रूहानी हस्ती महसूस करना चाहते हैं, ये करके तो देखें, ऐसे करके देखें, ऐसे करें ना उस्मान। हाँ। जब आप यूं करते हैं तो लगता नहीं है कि आप किसी अलमारी के अंदर हैं और आप देख रहे हैं बाहर? हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप फुल से किसी हम वेसल में दरवाजे हैं पे और आप दिखा बाहर देख रहे हैं। तो देंगे। आप बस समझ लें कि आप जो देख रहे हैं ना, आंखों में तो नूर है, आंखों में तो रूह है। अगर आप किसी को देखना चाहते हैं कि वो होश में है या बेहोश है, या वो नशे में है या वो जिंदा है या मर गया है, सब कुछ आंखों में है। तो हम जब यूं देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम एक रूहानी हस्ती हैं। ये नेमतें अल्लाह ने अता की हैं, दिमाग, जिस्म, ये दीज आर जस्ट व्हीकल्स टू हेल्प अस सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। जब हम जाते हैं इस दुनिया से तो हमारी रूहानी हस्ती वहीं चली जाती है जहां से आई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज का जो सिलसिला होता है उसमें भी आप देखो कि हम अपनी जब सजदा करते हैं तो नाक और माथा मिट्टी से मिलाते हैं, जमीन से टकराते हैं, ताकि रूह को फौकियत मिले और रूह बताए इस दिमाग को कि तुम ये हो। ठीक है? क्योंकि जब तक कि रूह दिमाग को अपना गुलाम नहीं बनाएगी तो जिस्म जो है वो दिमाग का गुलाम हो गया तो मारे गए। ब्रिलियंट सर, कमाल ख्याल है। या तो ये पहलू बड़ा जरूरी है। और रूह जो है वो फिर अल्लाह की जात से जब ताल्लुक बना, फिर सर रूह इसी जो है के वो अल्लाह साथ की जो है जात ना, से। जो हमारा सेकंड ख्याल है वो भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वी हैव अ चॉइस, हाँ। पावर ऑफ अच्छा, चॉइस का चॉइस के जिक्र। जाने
चॉइस पे जाने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि पीटर सेंगे ने ये कहा कि सीखने का अमल, आप स्कूल में कुछ भी पढ़ लें। अब मैं अक्सर पूछता हूँ कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो? कहते हैं जब पढ़ लूंगा तो फिर जॉब की इम्कान अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो ये बताओ कि जॉब के इम्कान की तुम बात कर रहे हो, लेकिन ये पढ़ा क्यों है? ये मौजू तुमने, ये सिविल इंजीनियरिंग क्यों की है तुमने, ये MIS में मास्टर्स क्यों किया है तुमने, हिस्ट्री मेजर्स क्यों किया है? तो सर वो डिग्री हासिल करने के लिए और थोड़ा बहुत मार्केट में मांग होगी तो फिर जॉब मिलेगी। तो मैंने कहा होल्ड ऑन अ सेकंड, आपको अगर किसी मंजिल पे पहुंचना है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करते हो, ऐसे ही है? बोलता है हाँ। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके हिसाब से आप तालीम हासिल करोगे ना। या करना क्या है उसके साथ, यानी आपने जाके, आपकी अम्मा ने कहा बेटा सौदा ले आओ, खाना पीना और ये सब, हम जो भी होता है ना, मुर्गी और गोश्त और सब्जी और दाल, ये कितनी मिकदार, क्यों, बस ले आओ ना, फिर देख लेंगे। अच्छा अब आ गया ना, आपने दावत की ना कुछ किया, तो अब वो रखे रखे जाया भी हो रहा है। तो आप पहले तो ये तय करते हैं ना कि भाई अगर 50 लोगों को दावत दी है तो किस तबके को बुलाया है, उनका शौक क्या है और किस वक्त बुलाया है, तो उसके मुताबिक आप फिर पूछते हैं कि भाई कुछ वेजिटेरियन है या नहीं है उसमें। अगर है तो फिर उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ता है। तो यू हैव टू फर्स्ट हैव अ गोल, अ ड्रीम, अ विजन, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने इल्म को हासिल करते हैं। ठीक है? और अगर नहीं है क्लियर गोल, अगर क्लियर ना भी हो, तो जब आप पढ़ भी रहे हैं तो उस अरसे में भी आपको कम से कम इस खोज में रहना है, मेरी जिंदगी कैसे मीनिंगफुल बनेगी। तो इल्म का मजा तो तब होता है ना कि जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए वो सबक सीख रहे हैं। अब जैसे मैंने, जब ये आईफोन मुझे मिला, मुझे तो नहीं आता था इसको ऐप चलाना, लेकिन अब क्योंकि मुझे कन्वीनियंस थी, इसकी विजन था कि यार इसमें रिमाइंडर फंक्शन भी है, तो इसके अंदर सिंकिंग भी है, इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, तो फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू अचीव दोस कन्वीनियंसेस, राइट? लेकिन अगर मैं ये सब सीख के बैठा हूं और ये नहीं पता कि हासिल क्या होना है, तो व्हाट्स द पॉइंट? वो सूटकेस पे आप कपड़े भर के लेके फिर रहे हैं, पहन नहीं रहे। तो तो लर्निंग का जो सीक्वेंस है वो यही है कि फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ, and according to that acquire the necessary knowledge from wherever you feel is appropriate, formal or informal. ठीक है? ये तरतीब में ये होना बहुत जरूरी for the cart, right? है। हाँ, पहले और वो अगर गाड़ी गोल चला रहे क्लियर थे, ना हो, जा और रहा गोल है। क्लियर ना हो, ड्रीम क्लियर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं आप ना पढ़ें। पढ़े जरूर, क्योंकि आपको एक चीज तो तय है कि आपको कारामद फर्द बनना है। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा, मे बी यू टेक टाइम टू डिसाइड दैट, लेकिन इन द मीन टाइम अपनी न्यूमरेसी, अपनी लिटरेसी, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बेहतर करें, और बेहतर करते जाएंगे तो आपका जो बाहमी राब्ता है दूसरों के साथ बेहतर होता जाएगा, और साथ में आप जनरल नॉलेज एक्वायर करें और मुख्तलिफ चीज़ों को आजमाएं, और उसी खोज में आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपका दिल मोल लेगी, और फिर उसी में आपका पैशन और विजन भी आ जाएगा। बट डोंट Beautiful. वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। Okay, so we have discussed one idea, sir, put the horse before the cart. अब सर इसके साथ से रिलेटेड आई बिलीव के पावर ऑफ चॉइस पे हम चलते हैं कि जी आप हाँ, क्या है सर कि मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ सर कि दुनिया में अल्लाह ताला, अगर हम गूगल पे सर्च करें दैट हाउ मेनी क्रिएशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो वो लिखा हुआ आता है कि इट्स 8.7 मिलियन स्पीशीज, 8.7 मिलियन स्पीशीज, और हम इंसान जो है वो एक स्पीशीज है। सो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि 8.7 मिलियन स्पीशीज में हिसाब किसका होगा सर, दोजख और जन्नत किसके लिए? और जवाब आया कि हमारे लिए और जिन्हों के लिए। तो क्या दिया गया है हमें जिसकी वजह से हमारा हिसाब होगा? एंड देन दिस पावर ऑफ चॉइस कॉन्सेप्ट कम्स अप कि हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। अब वो पावर ऑफ चॉइस में जो सर इस किताब में भी जिक्र था कि अभी इसको मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि वी हैव अ चॉइस टू लिव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस और अ लाइफ ऑफ मिजरी।
वी हैव अ चॉइस टू बी इन दैट ब्लेम गेम कि भाई मैं आगे बढ़ सकता था मगर इसकी वजह से नहीं गया, या ऑफ हैविंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर लाइफ। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं, चॉइस को का इस्तेमाल हम जो है ना कुछ समझें हम कैसे और फिर उसको इस्तेमाल तो प्लीज। चॉइसेस आती, देखिए ना, आपके सामने इम्कानात उसी वक्त नमूदार होते हैं जब आपके अंदर आगाही आती है, जब आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलना शुरू होती हैं। वरना अगर आपके दिमाग में एक ही खिड़की खुली हुई है और आप उसी से सुबह शाम देख रहे हैं, तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि जब भी आप उठते हैं आप वही देखते हैं। अब आगाही क्या है, नॉलेज एक्विजिशन क्या है? नॉलेज जब आप अक्वायर करते हैं तो अच्छा ये ऐसे भी होता है, ओ ऐसे भी हो, तो फिर जब ऑप्शंस आना शुरू होते हैं, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स खुलना शुरू होते हैं, फिर चॉइस की बात आती है। तो इसलिए एजुकेशन और इल्म हासिल करने पे इतना जोर हमारे दीन में रहा है कि इल्म हासिल करना जो है वो तजुर्बे से भी है, वो ट्रैवल से भी है, वो किताबों से भी है, वो गलतियों से भी है, वो अपने से फर्क लोगों से मिलने से भी है, कि खुले जहन के साथ आप अपने हर तजुर्बे से, हर दिन से कुछ सीखें। और सीखने का मतलब है एक नई खिड़की खुलती है। तो जितनी खिड़कियां खुलेंगी उतनी चॉइसेस में इजाफा होगा, और फिर आप अपने आप को अमीर पाएंगे। क्यों अमीर पाएंगे? बिकॉज ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं भाई, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अब मसला ये नहीं है कि क्या करूं, मसला ये है कि इन सारों में से किस एक चीज का इंतखाब करूं। एक तो ये, तो knowledge acquisition is very necessary for this reason. Awareness is very necessary. और knowledge जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, वो आप आजकल तो इनफॉर्मली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत से फ्री कोर्सेज हैं, अगर आप सनद पे इसरार ना करें तो आप वो फ्री में अटेंड भी कर सकते हैं कोर्स, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने शौक के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। अच्छा, अब चॉइसेस के साथ एक अक्सर लोग बात करते हैं तकदीर और तदबीर। चॉइस तदबीर है, डेस्टिनी तकदीर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर मुझे जानूं जाने ही अल्लाह तो सब हर चीज पे कादिर है, ठीक है, तो फिर मैं कुछ भी कर लूं, मैं मेरा तो मुकद्दर ही है। अच्छा, कुछ लोग अपनी किस्मत पे रोते हैं कि भाई मेरे तो ये हालात इसलिए हैं क्योंकि मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, क्योंकि मेरे मुकद्दर में ये लिखा था तो मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं। तो अक्सर औकात ये डिबेट चलती रहती है कि तदबीर और तकदीर, क्योंकि अल्लाह कादिर है, हर चीज पे कादिर है, हाल, माजी, मुस्तकबिल, हर चीज पे कादिर है। तो तकदीर तो उसने लिखी हुई है। अच्छा, फिर चॉइस कहाँ से आ गई? तो कुछ लोग कहते हैं कि आई कैन शेप माई फ्यूचर, राइट। और कुछ लोग कहते हैं कि आई एम डेस्टिन्ड टू बी हु आई एम। तो अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि हम उतने ही कमाएंगे जितना मुकद्दर में लिखा है। ओके। ये बड़ा मैं अपना नजरिया दे रहा हूँ। हम ठीक है। उतने ही कमाएंगे जितना मेरे मुकद्दर में लिखा है। मैं उससे ज्यादा भी नहीं कमाऊंगा और ना ही उससे कम, कितने ही हाथ पैर मार लूं, ठीक है। और कमाई में कोई अजमत नहीं है, वैसे भी बात हो चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं वो क्या कहते हैं, वो उठाएगा जब उसको उठाना है। बोले ना, रिस्क पे वो कादिर है, जिंदगी मौत पे वो कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। ये तीन चीजें हैं। जी। दीज आर डेस्टिनीज, दीज आर डेस्टिनीज, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो मैं हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं, ये चॉइस है। ये मैं इज्जत जो है, दिली इज्जत ले रहा हूं या प्रोटोकॉल वाली ले रहा हूं, ये चॉइस है, ठीक है। और मैं क्या अपनी जान खुद से ले रहा हूं, या वो उठाएगा, और जब वो उठाएगा तो मैं जाऊंगा, खुशी से जाऊंगा और उसकी तैयारी में जी रहा हूं। तो ये चॉइसेस जो हैं, कभी कहते हैं खुदकुशी हराम है। यू हैव अ चॉइस। आप कमाएं, आप लाख कमाएं, आप हलाल भी कमा सकते हैं, हराम भी कमा सकते हैं। तो
एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि आपके चॉइसेस जो होंगे वो आपको जरूर क़यामत के रोज उसका फल देंगे। ये डेस्टिनी है। अब वो फल क्या होगा, मीठा या कड़वा, जन्नत या जहन्नुम, उसकी चॉइसेस आपने जो ली हैं, लेकिन फल मिलना है, ये डेस्टिनी है। मीठा या कड़वा वो आपकी चॉइसेस डिटरमिन करेंगे। तो दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है एक दूसरे से। डेस्टिनी भी है, चॉइस भी है, लेकिन ये जो हम चॉइस इख्तियार कर रहे हैं यहाँ पर एथिक्स और वैल्यूज का बड़ा, और डिसीजन मेकिंग जिस पे हमने उस दिन बात की थी, कि हमें ये देखना है कि हमारी नीयत क्या है। तभी इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला हमारी नीयत से वाकिफ है और वो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है, क्योंकि वो आखिरी सांस तक हमारी किताब खुली रखता है। कोई जजमेंट नहीं देता कि शायद ये बंदा पलट जाए, शायद ये बंदा तौबा कर ले, शायद ये बंदा राह रास्त पे आ जाए। बहुत उसका करम है। तो जो हर रोज जब हमारी आंख खुलती है ना, मैं कहता हूँ या अल्लाह तूने मुझे फिर मोहलत दे दी। यानी फॉर मी इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू राइट व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। जबरदस्त सर। तो ये चॉइस इज अ वेरी पावरफुल थिंग एंड आई मस्ट से कि इसका डेस्टिनी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और डेस्टिनी का फ्लेवर सिर्फ फर्क होगा, बाकी डेस्टिनी लिखी हुई है। हमें मरना है, ये हमारी डेस्टिनी है। हम आए थे मरने के लिए, किस स्टाइल में जाना है ये हमारा चॉइस होगा। आपने वो तकदीर की बात की तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपसे ही सीखा सर, बड़ा जबरदस्त आपने समझाया। जो आपने एग्जांपल दी थी बैट्समैन की सर, कि एक बैट्समैन है, जो बॉल आ रही है वो तकदीर है, तुम खेलते कैसे हो उसको ये तदबीर है। तुम्हारी तो तकदीर जो है वो हाफ ट्रुथ है और तदबीर जो है दैट्स अनदर हाफ ट्रुथ। तो ये दोनों मिलके एक तरह से मैं समझता हूँ कि हमारा मुकद्दर बनाता है। तो तकदीर और तदबीर जो है ना उसको So the power of choice, and let me say that the moment I feel I have choices, I will improve my life. I can improve my life. ये एक चीज सर जो अक्सर आपने सुनी होगी और बड़ा अफसोस होता है, मैं खुद भी उसमें रहा, और अब जब उससे मिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जनाब, मजबूरी है, आपको नहीं अंदाजा, मैं क्या कर सकता हूं, हम कर ही क्या सकते हैं, हालात ही हमारे ऐसे हैं। आप देखें ना मुल्क के वालों ने क्या किया। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा सर वो 100% जिम्मेदारी का जो आप बहुत एम्फसाइज, अभी तक हमने मेरे 10 सेशन में इस पे इतना ज्यादा वो नहीं किया। तो वी ऑल्सो हैव अ चॉइस टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस फॉर जी। तो यहाँ पर कुदरत के कवानीन चल पड़ते हैं, मुकाफात अमल, ठीक है। और जब आप किसी और बंदे को या हालात को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने आप को अपाहज कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि रजाकाराना तौर पे अपने आप को अपाहज कर दिया। अच्छा, रजाकाराना तौर पे। तो जब तक कि अगर आपको तरक्की करनी है तो जिम्मेदारी लेनी, और हालात जैसे भी हों उन हालात को झेलना सीखना है। अब आपको वो कहावत याद है जो नदीम चौहान भी काफी सुनाया करते थे, मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि खुदा को ये ना कहो कि तूफान कितना बड़ा है, तूफान को बताओ कि तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। यही है ना। तो हमें अपने एटीट्यूड, अपने सोच के अंदाज को बदलना होगा। और वाकई जो तुमने उस्मान बात की है ना जिम्मेदारी वाली, जिम्मेदारी का मतलब ही ये है कि आप किसी को ब्लेम ना करें, हालात को भी नहीं, बंदों को भी नहीं, और खुद को भी नहीं। और अगर आप, हाँ, खुद को भी ब्लेम नहीं करना, हल की तरफ जाना है। भाई ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं, मानता हूं, लेकिन अब इससे मुझे निकलना है, क्योंकि अल्लाह में राज़िक है, उसने मुझे पैदा किया है। इसलिए नहीं पैदा किया है कि मैं बेबस रहूं, इसलिए मुझे इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, हिदायत दे। अब मैं उससे मांगूंगा, हिदायत भी मांगूंगा और दिमाग से काम लूंगा, और इस दिमाग को काम में लगा कर फिर मैं अपने हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर, ताकि मैं दूसरों के काम आ सकूं और उसके काम दुनिया में कर सकूं। So we have a choice, और ये बंदा रियलाइज करे सर, मतलब इसको मतलब को अंदाजा हो जाए। कैसे मिसाल के तौर पे सर, मैं अभी के छिपकलियां, ये छोटे छोटे हशरात अर्ज जो है हमें सर्दियों में नजर नहीं आते,
और अब वो एक बार फैसला करेंगे जनाब इस बार सर्दियों में हमने नहीं जाना अंदर, हम इधर ही मिलाते रहेंगे, बट दे डू नॉट हैव अ चॉइस। मगर हमारे पास सर एक सरफिरा सर -52 सर्दी में कहता है मैंने K2 सर करना है सर। जी हाँ, जी हाँ, जी अब हाँ। वो आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, 17 की वो चला गया ठीक है, बट चॉइस तो है ना सर, क्या वो सही गलत व्हाटसोएवर, बट वी हैव अ चॉइस एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वी हैव। ये स्टीवन कोवे सर अपनी 8 हैबिट किताब में इसको कहते हैं दिस इज द गिफ्ट, ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव बीन गिवन, आवर बर्थ गिफ्ट कहता है वो। कमाल है सर, जबरदस्त। अच्छा सर, एट द एंड जो है वन ऑफ द वेरी पावरफुल आइडियाज, बहुत ही कमाल ख्याल, जो मेरी वर्कशॉप में अक्सर जब पर्सनल डेवलपमेंट के सेशंस होते हैं तो लाजमी इस पे गुफ्तगू होती है, और मकसद ये नहीं कि दूसरों को, सिर्फ अपने आप को बार बार बोलता रहे। तो उसके पीछे कहानी सर ये कि नाजरीन के लिए, कि मुझे याद है मैंने एक दफा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, बहुत पहले 2011 की बात में, 11-12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने मार्केटिंग कंसल्टेंसी उस वक्त प्रोवाइड करता था, मेरी कंपनी का नाम जो मिसिंग पी है, तो उसका मतलब यही कि जी हम मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, 4P 7P से निकला। तो खैर मैंने शुरू में मार्केटिंग कंसल्टेंसी करता था, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला एक स्कूल की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो हायर करते हैं और आप हमारी मार्केटिंग करें, आप जाके बैनर्स वगैरह जो भी आपने करना है आप करें। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट जब हो चुका, जब सब चीजें हो चुकी, तो ऐसे उन्होंने मुझसे वैसे कहा कि उस्मान ये सारा जो आप चार्ज करें, कितने बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। मैंने कहा जी 50 तो आने हैं, 100 तक तो आ जाएंगे, पर चले 50 तो लाजमी आएंगे, ये तो खैर गारंटीड है। तो हुआ ये कि मैंने अपनी बहुत एफर्ट्स किया, आई स्टिल रिमेम्बर रमजान में और उसके बाद भी, कभी रमजान में गर्मी में, उस वक्त गर्मियां सही शदीद वाली, और फिर जो है वो रात को मुझे याद है कि रात को 2-3 बजे तक जो है ना मैंने वहां पे काम किया। और ऐसा हुआ ये कि जब वो रिजल्ट आया, जब वो, तो उसमें उनके मुश्किल से 20 बच्चे आए। अच्छा, मैं इतना डेविस्टेटेड हुआ, मैं इतना परेशान हुआ। उन्होंने मुझे बातें भी सुनाई कि उस्मान हमने तो आप पे कर दिया, ये तो इस तरह रिजल्ट आया। तो मैं आपके पास आ गया मिलने के लिए, और मुझे कहता कि सर ये तो हल ही कोई नहीं। तो मैंने सीधे आपसे बात की, मैंने कहा सर ये क्या, मैंने कमिटमेंट किया और कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। और आपने बड़ी सादी सी बात की, आपने कहा कि तुमने जो काम किया था बेसिकली तुमने चार्ज उसके, तुमने उनसे बात करनी थी, या कि जो तुम्हारे बस में था, और उनसे पता करना था कि ये काम आपके भी, आप भी समझते हैं कि ये काम जरूरी है या इसके अलावा और कुछ करना चाहिए। मगर जो तुमने उनसे कह दिया वो चीज वो है जो खुदा के हाथ में, वो आउटकम्स आर नेवर इन योर हैंड्स। तो दैट इज, एंड देन यू टॉट मी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलेबल्स एंड अनकंट्रोलेबल्स, कि कौन सी चीजें तुम्हारे इख्तियार में है और कौन सी चीज तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। जो चीज तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उनको क्यों जिम्मे लेते हो। तो सर दैट इज वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स ऑफ माय लाइफ, कि अपनी जिंदगी में उन चीजों पे मैं फोकस करूं जो हमारे इख्तियार में है सर। तो इसको हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है, तो हाउ डू यू सी दिस, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट, मतलब आपने इसको कहाँ समझा, या मैं अगर कहूँ कि बिकॉज़ I learned it from you like 8-9 years back and I never thought about it before. इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी नहीं इस पे सोचा, हालांकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो कुरान में अल्लाह ताला बीबी मरियम से कह रहा है कि तने को हिलाओ, दरख्त के तने को हिलाओ, फल खुद से गिरेंगे। यस, तो तने को हिलाना जो है वो हमारा काम है, फल का गिरना जो है वो कुदरत का काम है। लेकिन अगर मैं बैठा रहूं और ये सोचूं कि फल खुद से ही मुझे मेरे पास उड़ के आ जाएंगे, तो वो मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल माली से आप सीखें, एक किसान से आप सीखें, कि किसान से किसी ने पूछा कि भाई इस बोरी में क्या है, तो किसान ने कहा बीज है। तो कंसल्टेंट ने कहा कि क्या ये सारे बीज फल देंगे, तो कहता है कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। अच्छा, तो कंसल्टेंट कहता है फिर क्यों तुम मेहनत करते हो, क्यों जहमत करते हो, जब तुम्हें पता है कि कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, तो बोते क्यों। कहते हैं अगर नहीं बोऊंगा ना कुछ नहीं मिलेगा, अगर बोऊंगा तो इम्कान तो है, कुछ तो आएगा अगर अल्लाह ने चाहा, वरना ये सारे बीज भी जाया हो सकते हैं, सुंडियों का हमला हो जाए, सैलाब आ जाए, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं होता, मुकाफात अमल, तो मुझे तो अपना हिस्सा डालना है, बाकी उसके हाथ में है।
माली का काम क्या है? पानी देना, फल आवे या ना आवे। तो हम लोग असल में अगर एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं नताइज के ऊपर तो ज्यादती करते हैं, और अगर हम एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं उन अवामिल पर जो कि बंदे के इख्तियार में है और उसने नहीं किया, तो वो जवाबदेही जो है वजह है। लेकिन ये कह देना कि भाई तुम्हें हमने रखा था, ये टारगेट तुमने कहा था अचीव करोगे, नहीं किया, ये तो कुदरत के कानून के खिलाफ है। क्या बात सर, यहाँ पे बताते चले ना, वो जब आपसे किसी ने बोला कि आप क्या गारंटी देते हैं कि जो आप सिखाएंगे तो लोगों को फर्क पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओ, ये तो मुझे बहुत मजा आया था। और मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था एक बैंक के अंदर, और वो जो सीईओ साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई आप आए और मेरी टीम से मुखातिब हूँ, मैं भी वहां हूँगा, टीम कायल हो गई तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो मैंने वो प्रेजेंटेशन दी, और क्वेश्चन आंसर्स के दौरान एक साहब ने कहा कि कामरान साहब, ये आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या गारंटी है कि जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न हमें मिलेगा। तो उस पर मैंने, उस वक्त तो खैर पहली दफा मेरी जिंदगी में इस किस्म का सवाल आया था, अल्लाह का करम था कि एक फट से जवाब आया। और मैंने फिर उनसे पूछा कि आप गारंटी कर सकते हैं कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपके सारे लोग जिन्होंने शिरकत की है वो उस पर अमल करेंगे? अगर आप वो गारंटी नहीं कर सकते तो फिर नताइज की गारंटी तो अब मेरे हाथ में भी नहीं। हाँ, अब उन इम्कान बन सकता है, क्योंकि अगर लोग सीखेंगे और उसमें अपना भी फायदा देखेंगे, इदारे का भी फायदा देखेंगे, और खुलूस नीयत के साथ कोशिश करेंगे, तो फिर इम्कान बनेगा। देयर आर नो गारंटीज इन लाइफ। हाँ, probabilities, future is all about probabilities। हाँ, Our purpose is to increase the probabilities of हाँ success. जी, हाँ जी, हाई प्रोबेबिलिटीज हैं, लो प्रोबेबिलिटीज हैं। देर आर नो सर्टनिटीज, नो सर्टनिटी एट ऑल। ये सर्टन है कि तुम मरोगे, मैं मरूंगा, कब मरेंगे इट्स ये अनसर्टन। नहीं पता। अच्छा सर, लास्ट में इसको प्लीज, ये कंट्रोलेबल्स में ही आप एक अक्सर एक चीज बात करते हैं, नेवर बी वेडेड विद आउटकम्स। ओ यस, सर ओ ये यस। बड़ा मुश्किल, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं ना, कि ये आपसे मैं सुन रहा हूँ कोई 8-9 साल पहले से, कि माने मुझे कब से सुना था कॉन्सेप्ट, शायद 2 साल पहले जाके ना सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक यकीन या एक्सेप्ट, और बड़ा सुकून है सर। अब मैं जाता हूँ ना लोगों से मिलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो नताइज की परवाह नहीं, बट ये क्या कहेंगे कि अगर हम लोग, क्योंकि डेस्परेशन होती क्या है, बच्चे को पेपर की तैयारी करते हुए इतना नहीं, वो जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन बड़ी परेशानी होती है। अब आप कहते मैं हैं आपको नेवर ये, आउटकम्स, हाँ, रिजल्ट क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी परवाह, इसकी फिक्र ना करें सर। सारी टेंशन ही यही है, टारगेट पूरे होते हैं या नहीं, इदारों में तो सारे चलते ही यही है। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट नेवर बी वेडेड विद आउटकम्स? हम तो सारा करते ही आउटकम ओ पे काम है यस, सर। बहुत जरूरी है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि डू यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू, और डज गॉड नो व्हाट इज गुड फॉर यू? सर डेफिनेटली गॉड नोस, आई वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये मिल जाए मुझे डेस्परेशन से, मगर काफी चीजें जो मैंने बड़ी जबरदस्ती चाही मिलना, और बाद में कहता हूँ यार क्यों आ गया ये। तो मैं यही फलसफा लेके चल रहा होता हूँ कि मैं तो छोटी सी एक शय हूँ, सब कुछ तो अल्लाह की अता है, एक एक सांस उसकी तरफ से आती है। मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिशात हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं ये हासिल करूँ, फिर अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में है तो हो जाए, नहीं है तो ना हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से तपुदौ करूंगा। जो नताइज आएंगे उसमें अगर मुझे वो मिल रहा है जो मैंने चाहा था, तो इसमें भी तेरी रजामंदी है, क्योंकि मैंने इरादा इसी इसी इरादे और नियत से मैंने ये काम शुरू किया। नहीं भी मिला तो मुझे शुक्र होगा इस बात का कि तू बेहतर जानता है जो मेरे हक में है। तो जब मैं अपने आप को उसके सुपुर्द कर देता हूँ और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देता हूँ और कह देता हूँ कि जो मेरे हक में हो जाए, जो ना हो या अल्लाह ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं तो तपोदौ करूंगा। तपोदौ करना मेरा काम है, बाकी आए ना आए वो तेरी, क्योंकि तेरा जो भी फैसला है मुझे कबूल है। ये आपसे सुकून मैंने करा। ये सुकून, और एक मुझे याद है आपने कहा, और अब मुझे जाके मैं रिकॉल करता हूँ वो आपकी बात 6-7 साल पुरानी, कभी आपने बताया था कि शायद किसी बैंक से आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा था। यस यस यस, मुझे याद है वो यूनाइटेड बैंक के आपने जब साथ आप, 60 लाख हाँ, का। जब आपका रिजेक्ट हुआ तो यू यू सेड अल्लाह का शुक्र है, शुक्र जरा है। वो बताइएगा सर।
सुकून वाला, 90% वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, 96 की बात है, और तकरीबन एक्सेल शीट्स बन गई थी, कैलेंडर्स तय हो गए थे, इट वाज ऑलमोस्ट अ डन डील। लेकिन मैं हमेशा इस उसमें रहता था कि मुझे इस गुमान में नहीं आना कि हो गया, डन है, डन है। नो नो नो, लगता है कि हो गया है, लेकिन अगर हक में है, हमारे हक में है तो हो जाए, नहीं है कोई बात। और यकीन जानो, जब वो खबर आई कि जी वो 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, और 95 96 की बात, इट वाज लाइक आज के हिसाब से आप 10-12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जब वो नहीं हुआ, यकीन जानो सुकून हो गया। आपकी टीम की क्या हालत थी वैसे सर, ये बताया ना, जब जिस दिन आपको बताया होगा, वो तो बहुत ही नहीं, क्योंकि डेस्परेट। मैं सुकून में था, तो टीम या तो मुझे पागल समझ रही होगी उस वक्त, लेकिन क्योंकि जब आपको कुछ नहीं हो रहा तो टीम भी हैरत में आ जाती है, परेशान नहीं होती, हैरत में आ जाती है, और वो भी सीख लेती है इस बहाने। और जितना मुकद्दर में है उतना आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ये बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। जो तकदीर में लिखा है आएगा। हलाल और हराम की फिक्र करनी, और आपको तपदो करनी है, जुस्तजू करनी है, ये नहीं है कि अगर तकदीर में लिखा है आप घर बैठे। मैंने तो कभी इस तरह नहीं किसी को देखा करते हुए कि भाई मैं बैठा हूं क्योंकि मेरी तकदीर में लिखा है वही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो हरकत भी कर रहे हैं वो भी शायद तकदीर में लिखा हुआ है। वो जो कहते हैं ना सेल्फ मेड, भाई इसकी देखो, ये जीरो टू हीरो, ये इसने खुद से किया, किसी ने खुद से कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर चीज जो इंसान करता है वो उसकी इजाजत से कर रहा होता है, वो उसका रहम और करम साथ चल रहा होता है। पता नहीं कितने हादसों से वो हमें बचाता है, हमें उसका एहसास ही नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, वो हमें हिम्मत देता है, सलाहियत देता है। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ। मेरे दांत चल रहे हैं अभी भी, देखो इस उम्र में। तो ये उसका करम है, या इसमें मेरा कुछ नहीं है। आज मैं जिंदा भी हूं तो उसका एहसान है। ऐसे ही है ना। तो जिस दिन हम उसको भूल जाएं तो फिर हम गलत फहमियों में पड़ जाते हैं, या मैंने ये तीर मारा, मैंने वो किया, और इस तरह किया, मैंने ये किया। अरे भाई, तुम फन्ने खानी में ना पड़ो। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया बेशक, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था वो भी तो देख। तो कहते हैं ना, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इसके पीछे यही है कि इंसान कभी भी गुमराह नहीं होगा अगर वो हर अमल के, हर चीज के पीछे उसकी अजमत देख रहा होगा। क्योंकि वो जानता है कि हमें क्या चाहिए और किस चीज की जरूरत। कभी वो हमें इतना महरूम कर देगा, इतना गिराएगा, इतना मुश्किल में डालेगा, सिर्फ हमें होश में लाने के लिए, ताकि हम उसके करीब आ जाए, क्योंकि हम वैसे नहीं सुन रहे थे ना। पावरफुल आइडियाज, एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव्स, आई लव लिसनिंग टू दीज आइडियाज, बड़ी रिफ्रेश हुई। और बहुत जरूरी है कॉन्शियस लेवल पे जो है ना, ये बाकी बार बार आए, दोहराना बहुत जरूरी होता है कॉन्शियस के लिए। सो जी एट द जी। एंड जी। और मैं देखो यार, इसको एक लोग अक्सर कहते हैं कि ये बड़ी रूहानी बातें, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन, इन द सेंस दैट एक मैनेजर है, उसको हम कहते हैं कि भाई आपकी टीम में 6 लोग हैं, सेल्स फोर्स है आपके हाथ में, ठीक है। अब इनकी ये टारगेट्स हैं, ठीक है, और आप मैनेजर हैं। तो क्या आपका काम ये है कि आप एक्सेल शीट में देखते हैं कि इस महीने उन्होंने, इसने कितना किया, इसने कितना किया, वो डेटा पे पंच करके आपको हर महीने वो शीट दिखाता है? कितनी देर लगती है देखने में, इसने 70% किया, इसने 110% किया है। अगर आपका ये काम है कि आप डेस्क पे बैठ के एक्सेल शीट देख के, रिजल्ट्स देख के लोगों को हायर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, फारिग कर रहे हैं, यार ये तो कोई कोई भी खोता कर सकता है, ये मैनेजर का काम तो नहीं है। खुशी का काम है। ये तो कोई भी मुंशी कर सकता है, वो बता देगा। आपका काम ये है कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आ कैसे रहे हैं, ये कंट्रोल क्या कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। दुश्वारी, अगर ये 70% ऑफ बजट है, 50% ऑफ बजट है, मार्केट के क्या हालात है, हाउ इज ही डीलिंग विद दैट सिचुएशन। अपनी आस्तीन लपेट के टीम के साथ जाके देखना है मैदान में हो क्या रहा है, और जी। फिर आपको देखना है कि रिवॉर्ड किस चीज को करना है, क्रिएटिविटी को, स्ट्रगल को, कमिटमेंट को, एथिक्स को, या आप किस चीज को रिवॉर्ड करेंगे, रिजल्ट्स जो कि वो उसने डंडी मार के भी हासिल किए हो। आपको क्या पता, अगर आप
इन्वॉल्व नहीं है तो आपको तो नहीं पता कि नतायज कैसे आ रहे हैं। और अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स देख के लोगों को आगे कर रहे हैं तो रिजल्ट्स के पीछे की कहानी अगर आपको ना पता हो तो कितना खतरनाक ये अमल हो जाता है। मैनेजर्स, लीडर्स नीड टू बी इन्वॉल्व विद देयर टीम्स टू नो कि जो वैल्यूज हैं उनकी साख मेंटेन हो रही है, तब जाके आप लोगों को सही मानों में एक्नॉलेज करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। साला 50% भी अगर रिजल्ट है उन मार्केट कंडीशंस में, यू विल स्टैंड बिहाइंड योर कॉलीग एंड से कि नो, I know that you put in the effort, I know you put in the hard work, you will be rewarded for this. And इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो इसी मेहनत से शायद बहुत बेहतर नताइज आए। तो इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए मेहनत चाहिए। ये थोड़ी एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए एक्सेल शीट्स देख के डांट सुना रहे हैं किसी को, ये क्या है भाई, आपको 3 महीने हो गए, आप तो सिर्फ इतना कर रहे हैं सर। अच्छा, अब वो जो भी कह रहा है उसको कह रहा है कहानियां ना सुनाओ। This is not leadership. This is basically Ayashi sitting at the desk and सुना रहे हैं अपने पावर का नशा है ये। Wonderful sir. At the end मैं participants को जो है assignment देना चाहूँगा, but I really want you to consider the important points that we have discussed in this session. खास तौर पे इस चीज की realization करना कि जी we have a choice, we have a power of choice, और शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है जो कि एक तरह से बाइख्तियार है, इख्तियार ले जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चॉइसेस ले सकता है, रास्ते अपना सकता है। कंट्रोलेबल्स, फोकस और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में जो आज की असाइनमेंट है वो ये कि आई वांट यू टू राइट डाउन एटलीस्ट 6 थिंग्स। बेहतरीन हो जाएगा 10 चीजें लिखें या कम से कम 6 चीजें लिखें जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, वो 10 चीजें आप लिखें। और फिर जब आप लिख चुके हों, बल्कि यहाँ पे पॉज कर लें, आप पहले लिखें और फिर ये आगे देखें। तो जब आप लिख चुके हों 10 चीजें, उसके बाद आप उसके आगे एक और कॉलम बनाएं और लिखें कि क्या ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। इज दिस फैक्टर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई डू दिस एक्टिविटी विद पीयर्स, या मैं अपनी जब लिखता था स्ट्रेस, तो आधी से ज्यादा परेशानियां जो हम लिख रहे होते हैं वो होती हैं जो हमारे इख्तियार में ही नहीं, दे आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो कंट्रोलेबल, अच्छा आपको क्या करना है कि जब जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं तो उसकी आपने परेशान नहीं होना, आपने उस चीज को देखना है कि हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से हैं। और फिर व्हेन यू फाइंड आउट दैट दीस आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स, तो रियलाइज दैट यू हैव अ चॉइस, एंड देन जो हमने आज आइडिया डिस्कस किया, पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, कि अपनी इमेजिनेशन के जरिए, अपनी सोच के जरिए ये देखना है कि हम उसका हल क्या लेके आ सकते हैं, और फिर देखें कि जिंदगी कैसे बदलती है। जिंदगी हालात से नहीं, जिंदगी हालात से बदली जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर कामरान जी, ये असाइनमेंट मैंने इनके साथ शेयर की है। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग एट द एंड? Definitely, the good news is that the only thing you can control in life is you yourself. सारी कंट्रोल जो है वो आपको अपने ऊपर है। आप ना बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप अपनी बेगम को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप अपने दोस्तों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर कर सकते हैं तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने मसले हैं उनका हल आप ही के अंदर है। इससे बढ़ के और क्या खबर, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर हालात मजेदार नहीं है तो उन हालात को ठीक करने के लिए खुद को ठीक कर, बाकी सब ठीक हो जाए। उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। वाह वाह वाह, भैया नेले पे देला हो गया। थैंक यू सो मच। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।